मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर और आप देख रहे हैं सेकेंड इनिंग्स। अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज तो हो गई खत्म। जी हां, 2-2 से बराबर रही और अब बारी है वनडे सीरीज की, जिसके 5 मैचेस हैं। पहले 2 मैचेस होंगे पिंडी में और आखिरी 3 मैचेस कराची में खेले जाएंगे। इस वक्त वनडे आलमी रैंकिंग में न्यूजीलैंड की टीम दूसरे नंबर पर है। जी हां, उसका नंबर दूसरा है, जबकि पाकिस्तान की पोजीशन 5वीं है। अगर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करती है, 5-0 से अगर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान को हराती है तो वो वनडे की आलमी रैंकिंग में पहले नंबर पर आ जाएगी। और अगर पाकिस्तान की टीम यही कारनामा अंजाम दे देती है, 5-0 से अगर न्यूजीलैंड को वो हरा देती है, तो फिर पाकिस्तान की भी पोजीशन पहली हो जाएगी। तो ये तो आदद व शुमार का खेल है। अब देखते हैं कि ये सीरीज़ किस तरह आगे बढ़ती है और किस तरह की परफॉर्मेंस दोनों टीमें देती हैं। लेकिन अगर हम बात करें T20 सीरीज़ की, तो पाकिस्तान ने 2-0 की लीड ली और उसके बाद ये सीरीज़ बराबरी पर ख़त्म हुई। आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड की टीम जब इसी साल वनडे की सीरीज़ यहाँ खेल रही थी कराची में, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने पहला मैच जीता था और फिर न्यूजीलैंड ने कमबैक किया और 2-0 दोनों मैचेस जो आखिरी के थे वो जीते और 2-1 से वो सीरीज़ अपने नाम की थी। तो इस बार भी पाकिस्तान की टीम की बैड लक रही कि 2-0 की T20 सीरीज़ में बर्थरी को पाकिस्तान की टीम कैश ना करा सकी। लाहौर का एक मैच जो है वो 3-1 हो जाता अगर पाकिस्तान की टीम ये मैच जीत जाती, लेकिन वो सीरीज़ फिर बराबर हो गई। और अब हम बात करते हैं वनडे सीरीज़ की, जो कल से शुरू हो रही है। और न्यूजीलैंड ने अपने स्क्वाड में मार्क चैपमैन को शामिल कर लिया है। वो पहले वनडे टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन चूंकि उन्होंने T20 सीरीज़ में कमाल की बैटिंग की, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी, उन्होंने 1 सेंचुरी और 2 निस्फ सेंचुरियाँ बनाई, मैच विनिंग इनिंग्स खेल ली, तो उनकी जो फॉर्म है, इस वक्त करंट फॉर्म है, उसको देखते हुए न्यूजीलैंड के जो सेलेक्टर्स हैं, टीम मैनेजमेंट है, उन्होंने मार्क चैपमैन को फौरी तौर पर जो है इंक्लूड किया है वनडे स्क्वाड में। पाकिस्तान ने भी एक खिलाड़ी को इंक्लूड किया है वनडे स्क्वाड में, T20 सीरीज़ में वो शामिल थे, मोहम्मद हारिस। आखिरी मैच में उनको मौका मिला, 0 पर आउट हुए और मोहम्मद हारिस को जो है सिलेक्टर्स ने और टीम मैनेजमेंट ने कहा यह जा रहा है कि बाबर आजम के कहने पर जो है उनको अब वनडे टीम में भी शामिल कर लिया गया है। लेकिन हैरत इस बात पे होती है कि जो खिलाड़ी परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, जिसका रिकॉर्ड, जिसकी करंट फॉर्म अच्छी है, जो फॉर्म में है, उसको आप नज़रअंदाज कर देते हैं। समझ में नहीं आता कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। इफ्तिखार अहमद की मैं बात करूंगा कि इस T20 सीरीज़ में उन्होंने 3 अच्छी इनिंग्स खेली हैं, फॉर्म में हैं, सब कुछ है, लेकिन वनडे टीम का हिस्सा नहीं है। उनका जो लिस्ट ए, जो वनडे का जो रिकॉर्ड है, वो भी मुतासिर कुन है। तकरीबन 50 की उनकी एवरेज है, 49 की उनकी एवरेज है, 9 सेंचुरियाँ उन्होंने स्कोर की हैं। तो समझ में नहीं आता उनको 10 मैचेस मिले हैं पूरे करियर में, वक्तन फ़वक्तन कभी इन कभी आउट। तो इफ्तिखार अहमद इस वक्त जिस फॉर्म में थे, और मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान को उन जैसे बैट्समैन की ज़रूरत है जो कि एक लंबी इनिंग्स खेलने की सलाहियत रखता है, मैच को फिनिश करने की सलाहियत रखता है, इनिंग्स को बिल्डअप करने की सलाहियत रखता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वनडे टीम का हिस्सा नहीं है और एक आउट ऑफ फॉर्म 0 पर जो आउट हुए हैं बैट्समैन, उनको आप जो हैं वो T20 से अब वनडे में ले आए हैं। अगर हम पाकिस्तान के स्क्वाड पर नज़र डालें जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ इस वनडे सीरीज़ के लिए जो उसकी अनाउंसमेंट हुई थी, तो उसमें एक नाम हारिस सुहेल का भी है। बड़ी हैरत होती है हारिस सुहेल का नाम देखकर, क्योंकि कोई हमारी उनसे ज़ाती वो नहीं है, मतलब कोई दुश्मनी कह लें या इस तरह की मुखालफत। लेकिन अगर हम रिकॉर्ड की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो पाकिस्तान कप के 5 मैचों में सिर्फ 129 रन बनाकर उनका कमबैक करवाया गया। और 129 में भी एक इनिंग्स जो थी वो 92 रन की थी, बाकी जो 3 इनिंग्स थी उसमें वो कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन उनका कमबैक करवाया गया। और अब ये न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ है उसमें भी वो टीम का हिस्सा है। तो एक ऐसा बैट्समैन जिसने परफॉर्म किया हो, तैयब ताहिर, जिसने पाकिस्तान कप में सबसे ज़्यादा रन किए हों 573 रन, वो रिज़र्व में है। और एक ऐसा बैट्समैन जिसकी परफॉर्मेंस नहीं हो, वो मतलब मेन टीम में शामिल हो, तो हैरत तो होती है और अफसोस भी होता है। और यही फिर सवाल आ जाता है बार बार कि आखिर इस सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। एक और खिलाड़ी जिसका मैं यहाँ पे जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ, और वही बात आ जाती है कि मेरी कोई ज़ाती मुखालफत या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जब मैं परफॉर्मेंस और रिकॉर्ड की बात करता हूँ तो फिर बात करने का दिल भी करता है और इस चीज़ को जो है वो हाईलाइट करने का भी दिल करता है कि अब्दुल्ला शफीक जो हैं, वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सेलेक्टर्स ने फैसला कर लिया है कि उनको तीनों फॉर्मेट का जो है क्रिकेटर बनाकर ही वो दम लेंगे। भाई उनका जो डेब्यू हुआ पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें, जब वो आए, वो T20 के
ज़रिए आए थे। एक मैच में 41 किए, उसके बाद न्यूजीलैंड में वो दोनों मैच में 0 पर आउट हुए, उसके बाद T20 से वो बाहर हो गए। फिर उनको टेस्ट क्रिकेट में लाया गया। टेस्ट क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी रही, अगरचे हालिया जो आखिरी के कुछ इनिंग्स हैं उसमें वो स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ पे भी, लेकिन मजमूई तौर पर वो टेस्ट क्रिकेट में उनका जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा रहा है। लेकिन यकायक फिर हमने देखा कि उनको वनडे का डेब्यू करवा दिया गया, हॉलैंड के खिलाफ उनको डेब्यू करवा दिया गया, इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट खिला दी गई। एक मैच वो खेले हैं हॉलैंड के खिलाफ रॉटरडैम में। लेकिन किस बुनियाद पर, अगर हम आप उनका रिकॉर्ड देखें, लिस्ट ए का जो वनडे का रिकॉर्ड है, तो 5 मैचों में सिर्फ 59 रन, जी हाँ सिर्फ 59 रन 5 मैचों में, और उसमें हाईएस्ट स्कोर 27। तो किस बेस पे, किस बुनियाद पर आप अब्दुल्ला शफीक को जो है वो वनडे खिला चुके हैं, और अब आप दोबारा, आप जब आपने कमबैक करवाया T20 में, तो अफगानिस्तान के खिलाफ जो है वो 2 इनिंग्स में, वो 2 मैचों में 0 पर आउट हुए। अब इस वनडे टीम का वो हिस्सा हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो खेलेगी उसमें अब्दुल्ला शफीक भी शामिल हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये जो वनडे सीरीज़ है, ये शादाब खान के लिए भी बड़ी अहमियत की हामिल है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक टॉप क्लास क्रिकेटर हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 सीरीज़ हुई उसमें वो उस तरह की परफॉर्मेंस उनसे नहीं हुई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, जिस तरह मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, जिस तरह उनके ख़िलाफ़, उनके बारे में जिस तरह मनफी बातें देखने को और पढ़ने को मिल रही थी, तो एक अफसोसनाक बात है। क्योंकि हमारे यहाँ अब मीडिया से ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है, और ऐसे ऐसे लोग जो हैं वहाँ पे कमेंट्स दे रहे होते हैं कि जिनका क्रिकेट से दूर का ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन वो ऐसे एक्सपर्ट बने हुए हैं जैसे उन्होंने 100 मैच खेले हुए हों, हालांकि उन्होंने कभी गली की क्रिकेट नहीं खेली होगी। तो वो एकदम राय कायम कर लेते हैं, और उसके बाद एक जो है वो हाइप क्रिएट करवा देते हैं, और फिर उसमें मीडिया के भी लोग शामिल हो जाते हैं, और फिर ऐसा लगता है कि एक ऐसी बहस जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जो मतलब बेसरोपा, वो शुरू हो जाती है। तो वो शादाब खान के सिलसिले में भी हमें नज़र आई है। इसी तरह बाबर आज़म के बारे में फिर शुरू हो गया। बाबर आज़म मतलब वो, अगर मुझे लग रहा है कि अगर वो वर्ल्ड कप भी जीत गए तब भी जो है उनके मुखालफिन कोई ना कोई ऐसा नुक्ता ले आएंगे कि जिसमें उनकी मुखालफत होगी बेसरोपा, और बहुत ही जो लो कैटेगरी जिसको कहते हैं वो ज़बान इस्तेमाल होती है, और उस तरह के जो कमेंट्स होते हैं वो पढ़कर देखकर भी दुख होता है। बाबर आज़म जो है इस वक्त फिर उनको अंडर प्रेशर लिया जा रहा है कि जिस तरह की टीम की परफॉर्मेंस रही है, सीरीज़ आखिरी मैच था, ना जीत सकी पाकिस्तानी टीम, बराबर हो गई सीरीज़, तो अब तोपों का रुख फिर जो है वो बाबर आज़म की तरफ हो गया है। और ऐसा लग रहा है कि अब हर कोई जो है वो, चाहे वो मीडिया में कुछ लोग हों या उनकी अपनी राय होती है, और सोशल मीडिया ख़ास तौर पर, वो अपने पसंद के खिलाड़ियों को अब कप्तान के तौर पर देखना चाह रहे हैं। कोई इमाद वसीम की बात कर रहा है, कोई शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाना चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब दोबारा जो हैं वो ऊपर आई हैं, उभर कर सामने आई हैं। एक मैच पाकिस्तान ना जीत सका, सीरीज़ बराबर हो गई, तो बाबर आज़म को भी थोड़ा सा अब अपने जो उनका जो स्टाइल ऑफ कैप्टनसी है उसमें थोड़ी सी तब्दीली लानी होगी, थोड़े जुर्रतमंदाना फ़ैसले भी करने होंगे। जिस तरह हमने देखा कि आखिरी मैच में जिस तरह बाएं हाथ के बैट्समैन खेल रहे थे, और पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर हैं वो बेबस नज़र आ रहे थे, तो वहाँ पे बाबर आज़म के बारे में ये मतलब जो माहिरीन हैं उनका ये ख्याल है कि उस मरहले पर बाबर आज़म को चाहिए था कि एक ऑफ स्पिनर जो इफ्तिखार अहमद की शक्ल में टीम में मौजूद थे उनको ला के मौका दिया जाता, ताकि वो रन्स का जो मतलब बहाव था या जो अटैक हो रहा था उसको वो रोक सकते थे। तो बाबर आज़म बाज़ औक़ात जो है यकीनन थोड़े से वो डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। तो अब मिकी आर्थर आए हैं, ग्रांट ब्रैडबर्न हैं, तो ये जो अब टीम कोचिंग स्टाफ है, अब देखते हैं कि बाबर आज़म को किस तरह गाइड करता है, उनको किस तरह वो लेकर चलता है, और फिर बाबर आज़म जो हैं वो एक बहादुर कप्तान के तौर पर फील्ड में नज़र आएँ।